नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में, दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है कि जो हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस हो जाती है, जो हार्मफुल रिएक्शंस हो जाती है हमारी बॉडी में, उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोल सकते हैं। सो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि हार्मफुल रिएक्शंस इन आवर बॉडी which may cause various symptoms like allergy or itching, that is called hypersensitivity। अभी जो हाइपर सेंसिटिविटी है इसके बहुत सारे टाइप्स है, 4 टाइप्स है मेनली। फर्स्ट टाइप जो है दैट इज इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कैसे होती है कि जो आईजीई एंटीबॉडीज होते हैं, आईजीई एंटीबॉडीज ये बेसोफिल और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के साथ मिलके हिस्टामीन रिलीज करता है, एक केमिकल हिस्टामीन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है। तो अगर हम इनकी डायग्राम देखेंगे, सो दिस इज आईजीई एंटीबॉडी। ये जो आईजीई एंटीबॉडी है ये, एंड दिस इज बेसोफिल। आईजीई एंटीबॉडी जो है बेसोफिल के साथ मिलके एक केमिकल बन जाता, रिलीज करता है, दैट इज हिस्टामीन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है। उसको हम बोलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जांपल्स जैसे हे फीवर होता है, या अस्थमा या एनाफाइलैक्सिस होती है, वो सारा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ही है। उसके बाद है टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम बोलते हैं। इसमें दो इम्यूनोग्लोबिन या दो एंटीबॉडीज मिलते हैं जो आईजीजी और आईजीएम होते हैं। ये एंटीजन के साथ मिलके डिस्ट्रक्शन, एक कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, कॉम्प्लीमेंट एक प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में, वो उसके साथ रिएक्शन करके एक सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिस, सेल मीडिएटेड मीन्स इसमें सेल पूरी इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये आईजीजी और आईजीएम मिलके कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिटी रिएक्शन हो जाती है वहाँ पे, और वो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। इसके एग्जांपल्स है जैसे हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होता है, या हेमोलाइटिक जॉन्डिस जो होता है, या ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया जो होता है, ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। तो इसका कैरेक्टर ये है कि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है, मीन्स कि एंटीबॉडी मेन इसमें पार्टिसिपेट करता है इस हाइपर सेंसिटिविटी में। नेक्स्ट इज टाइप 3, इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है कि जो एंटीजन होता है और एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कोई प्रेसिपिटेट बन जाता है कहीं पे, तो ये डिपॉजिट हो जाता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसमें भी एक्टिवेट हो जाता है, और जिसकी वजह से टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। और इसमें एग्जांपल्स जैसे सीरम सिकनेस, या जो सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, जो एक कंडीशन होती है जिसमें बटरफ्लाई रैशेस आ जाते हैं बॉडी में, तो ये वो इस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। ये टी सेल मीडिएटेड रिएक्शन होती है। अब टी सेल क्या होती है ये हम डिटेल में यहाँ पे पढ़े। टी सेल क्या होती है, क्योंकि हमारे ब्लड में जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनके दो टाइप्स है, ग्रैन्युलर और नॉन ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसीज। और जो नॉन ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसीज होते हैं इनके दो टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और जो लिम्फोसाइट होते हैं ये दो टाइप्स के आगे डिवाइड हो जाते हैं, बी लिम्फोसाइट और ये टी टाइप ये है, तो ये टी सेल है, दिस इज टी सेल। तो टी सेल एक्चुअली एक डब्ल्यूबीसी की सेल है। तो इसमें हमारे ब्लड में यही टी सेल जो है साइटोकाइन रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है साइटोकाइन, जिसकी वजह से हमारी ब्लड में रिएक्शन हो जाती है, हमारी बॉडी में रिएक्शन हो जाती है। टी सेल डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी या टाइप 4 की जो एग्जांपल्स है जैसे कंटैक्ट डर्माटाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मिस या स्किन, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो है वो भी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी के ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जहाँ पे ये रिएक्शन हो जाती है या एलर्जी हो जाती है, तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इम्यूनिटी क्या होती है कि डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी। सो इम्यूनिटी होती है डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, कि हमारी बॉडी में जो रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड्स द इन्फेक्शन, कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब जो इम्यूनिटी है इसके टाइप्स है। फर्स्ट इज कि एक एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होती है, दूसरी पैसिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि जो अगर हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आ जाता है उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। मीन्स कि अगर हमारी बॉडी में एंटीजन आ जाता है, चाहे वो आर्टिफिशियली आए या नेचुरली आए, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में रहते हैं, काफ़ी देर तक रहते हैं, कि दोबारा अगर वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में अटैक करेगा तो
वो एंटीबॉडीज़ उसके साथ लड़ते हैं, दैट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मैं फिर से बताऊंगा कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, कि अगर फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, इस जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, और उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं, ऐसे केमिकल्स जिनके इंटेंशन होते हैं कि उस एंटीजन को किल करने के लिए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज़ नेचुरल, या तो ये नेचुरली हो गया या आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। नेचुरली मीन्स नेचुरली हमारी बॉडी में एंटीजन आ गया, जैसे हमें डिजीज़ हो जाती है, कोई माइक्रोब आ जाता है हमारी बॉडी में, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है, और वो बॉडीज़ काफ़ी देर तक रहती है हमारी बॉडी में डिफेंस के लिए, तो दैट इज़ नेचुरली एक्वायर्ड। कि खुद ब खुद इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आया, माइक्रोब आया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए, दैट इज़ नेचुरली। आर्टिफिशियली हम कैसे करते हैं कि हम डेड माइक्रोब डालते हैं हम अपनी बॉडी में, या किसी की बॉडी में हम डेड माइक्रोब या वीक माइक्रोब हम डालते हैं किसी की बॉडी में, जिसकी वजह से वहाँ पे एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है। इसकी सिंपल एग्जांपल वैक्सीनेशन की है। जब हम वैक्सीन करते हैं तो वैक्सीन में हम डेड माइक्रोब्स या डेड बैक्टीरिया डाल देते हैं बॉडी में, किसी के ब्लड में, तो जिसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ रहते हैं। तो जब वो रियल में इन्फेक्शन अगर आ गया, कि डेड नहीं, जो अगर लाइव इन्फेक्शन आ गया हमारी बॉडी में, तो उस टाइम हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी होती है, और वो एंटीबॉडीज़ उनके खिलाफ लड़ते हैं। तो दिस इज़ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी। उसके बाद आ जाए पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मीन्स कि हम एंटीजन नहीं डालते हैं, या एंटीजन हमारी बॉडी में नहीं आता जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनते हैं, हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ ही डालते हैं बॉडी में। अब जो एंटीबॉडीज़ हम किसी की बॉडी में डालते हैं, किसी के ब्लड में डालते हैं, तो या तो वो नेचुरली हो सकता है, जैसे आईजीजी जो होता है, जब जो बेबी जो है ब्रेस्ट मिल्क लेता है, तो उस टाइम एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आईजीजी मीन्स वो नेचुरली हो जाते हैं उसकी बॉडी में, जैसे वो नेचुरली मिल्क जो होता है, जब बेबी जो है मिल्क टेक करता है, तो उस टाइम नेचुरली उसको एंटीबॉडीज़ मिल जाते हैं, दैट इज़ नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। दूसरा है आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली में हम क्या करते हैं, हम कहीं पे एंटीबॉडीज़ लेते हैं, कहीं से एंटीबॉडीज़ लेते हैं, और वो पेशेंट या वो पर्सन के किसी पर्सन के ब्लड में डाल देते हैं। डायरेक्ट हम एंटीबॉडीज़ ही उसके उस पर्सन के बॉडी में ब्लड में डाल देते हैं, दैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी। तो ये भी दो तरह की, या तो नेचुरली मीन्स खुद ब खुद, जैसे ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू इनटू द चाइल्ड्स बॉडी और ब्लड। उसके बाद आर्टिफिशियली एक्वायर्ड मीन्स कि हम एंटीबॉडीज़ आर्टिफिशियली कहीं पे प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद किसी पर्सन में डालेंगे, दैट इज़ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन क्या होती है कि ये केमिकल रिएक्शन होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की। पहले पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन फॉरेन पार्टिकल होता है, कोई जो भी फॉरेन बैक्टीरिया हो, फॉरेन पार्टिकल हो, हमारी बॉडी में आ जाता है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। और एंटीबॉडी वो केमिकल होते हैं जो उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। उनके दरमियान रिएक्शन ज़रूरी होनी चाहिए, कि अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आ गया तो हमारा जो ब्लड में एंटीबॉडीज़ है वो उसके साथ लड़ने के लिए एक रिएक्शन उनके दरमियान एक होनी चाहिए, तभी जाके हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा। अब इसमें की कंपोनेंट्स क्या है, फर्स्ट इज़ एंटीजन। एंटीजन वो मॉलिक्यूल होता है या एंटीजन वो चीज़ होती है जो फॉरेन पार्टिकल होता है, जो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आता है, चाहे माइक्रोब हो, चाहे कुछ एलर्जिक कंपोनेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन। उसके बाद एंटीबॉडीज़ क्या होती है, ये वाई शेप्ड होती है हमारी बॉडी में, केमिकल्स होते हैं जो एंटीजन से लड़ते हैं, दैट आर कॉल्ड एंटीबॉडीज़। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसी होती है, पहले रिकॉग्निशन होती है कि एंटीबॉडी एंटीजन को पहचानता है कि हाँ फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ गया है, तो वो उसको पहचानता है पहले। उसके बाद एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बढ़ता है हमारी बॉडी में, जो डिफेंस जो केमिकल्स होते हैं एंटीबॉडी वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद बाइंडिंग हो जाती है कि एंटीजन को एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर हो जाता है, और लास्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, उससे जो एंटीजन है वो ख़त्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है।
अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट इज़ कि ये इम्यूनिटी का मेन चीज़ है, क्योंकि जब तक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी हमारी। दूसरा कि डायग्नोस्टिक एवेलुएशन में, क्योंकि हम कई टेस्ट ऐसे करते हैं जिसमें हम ये पहचानते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी पर्सन को इम्यून करेंगे। जैसे हम वैक्सीन किसी पर्सन को देते हैं तो उसको इम्यून करते हैं, उसको हम इस कैपेबल बनाते हैं कि वो फ्यूचर में उस इन्फेक्शन के साथ लड़े। जैसे हम BCG वैक्सीन करते हैं अगेंस्ट TB ट्यूबरकुलोसिस, या DPT वैक्सीन करते हैं डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस या टेटनस के खिलाफ जो वैक्सीन करते हैं, ताकि उसको तैयार रखते हैं, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करते हैं, ताकि दोबारा अगर कोई इन्फेक्शन हो उसकी बॉडी में आ गया तो उसकी बॉडी लड़ने के लिए तैयार हो। दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन कैसे वर्क करती है, क्योंकि वैक्सीन जो होती है एक्चुअली मैंने पहले ही बताया कि एंटीबॉडीज़ को हम पहले स्टिमुलेट करते हैं। वैक्सीन एक्चुअली क्या होता है, वो वीक माइक्रोब होता है, कि वही माइक्रोब होता है जिसका इन्फेक्शन का खतरा होता है फॉर एग्जांपल। तो वो वीक माइक्रोब हम किसी की बॉडी में डालते हैं और उसके खिलाफ ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं। वो एंटीबॉडीज़ काफ़ी देर तक वहीं पे रह जाते हैं, वो एंटीबॉडीज़ काफ़ी देर तक हमारी बॉडी में रहते हैं, तब तक जब तक उस वैक्सीन का असर होता है। तो दैट इज़ ऐसे ही जो वैक्सीन जो है ये काम करता है। बेनिफिट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन क्यों करते हैं हम, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज़ बर्डन को रिमूव करने के लिए, यानी कि ज़्यादा डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, आगे टर्शियरी लेवल हेल्थ केयर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ वल्नरेबल पॉपुलेशन जो होती है, जैसे ओल्ड एज होती है, चिल्ड्रंस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखना। कंट्रीब्यूट टू हर्ड इम्यूनिटी मीन्स आगे ये इम्यूनिटी पास हो जाती है जनरेशन टू जनरेशन। तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कौन कौन सी है, एक तो MMR है जो इसमें आते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, मीजल्स मार्पस रूबेला, डिप्थीरिया टेटनस पर्ट्यूसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस A B, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ होती है। नेक्स्ट इज़ पैरासिटिक डिजीज़। पैरासिटिक डिजीज़ जो है ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, तो ये हम कल पढ़ेंगे, आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे बस। तो आज जो हमने पढ़ा यहाँ पे दैट इज़ कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इम्यूनिटी क्या होती है, व्हाट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, उसके दो टाइप्स हैं, नेचुरल एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। इसी तरीके से पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसके भी दो टाइप्स हैं, नेचुरल एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे काम करती है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इम्यूनाइजेशन क्या होती है और बेनिफिट्स क्या है इम्यूनाइजेशन के। तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कौन कौन सी होती है ये आज हमने पढ़ा है। हम फिलहाल माइक्रोबायोलॉजी ही एंड करेंगे, उसके बाद हम सीरियली चलेंगे, मतलब हम इकट्ठे सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक ही सब्जेक्ट हम चाहे 2 यूनिट हम ख़त्म करेंगे, लेकिन एक एक ही सब्जेक्ट में। फ़िलहाल हम माइक्रोबायोलॉजी ख़त्म करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल तो हमने वहाँ से फिनिश किया है, तो उसके बाद मिडवाइफरी और गायनिकोलॉजी की तरफ हम जाएंगे। तो सो थैंक यू।